नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कल मैंने आपको पूर्ण मूल्यांकन खाते का फॉर्मेट समझाया था। आज पूर्ण मूल्यांकन खाते से संबंधित एक सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ। किताब के अंदर पेज नंबर 139 पे दिया गया सवाल नंबर 10 अपने कर रहे हैं। सवाल के अंदर आपको राजेश, पुष्पा और प्रतिभा 3 साझेदार दिए हुए हैं और उनके बीच पुराना अनुपात 2:3:1 दिया गया है। दिए गए सवाल के अंदर आपको रोजनामचा और पूर्ण मूल्यांकन खाता दोनों तैयार करना है। सबसे पहले अपने पूर्ण मूल्यांकन खाता तैयार करेंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पूर्ण मूल्यांकन खाते का नमूना तैयार करेंगे और पूर्ण मूल्यांकन खाते के ऊपर से फिर अपने रोजनामचे करेंगे। तो सवाल के अंदर आपको आर्थिक चिट्ठा दिया गया है और कुछ समायोजन यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। विद्यार्थी मित्रों, जब भी पूर्ण मूल्यांकन खाता अपने तैयार करते हैं तो पूर्ण मूल्यांकन खाते का दूसरा नाम लाभ हानि समायोजन खाता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पूर्ण मूल्यांकन खाते के अंदर सिर्फ और सिर्फ समायोजन की असर अपने करते हैं। तो दिए गए सवालों को लेकर स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले पूर्ण मूल्यांकन खाता। आपको करना क्या है, संपत्ति लेना की साइड जो संपत्ति दी गई है और पूंजी दायित्व की तरफ जो दायित्व दिया गया है, तो संपत्ति और दायित्व के अंदर होने वाली कमी वृद्धि को पूर्ण मूल्यांकन खाते के अंदर लिखना है। सवाल के अंदर अपने समायोजन नंबर 1 देखें तो यहाँ जमीन की कीमत कितनी दी हुई है, 2,50,000 तक बढ़ानी है और मकान की कीमत 50,000 से क्या करनी है, बढ़ानी है। तो ऊपर आप संपत्ति लेना की तरफ जमीन देखेंगे तो कितनी दी हुई है, 1,80,000 और इसमें कितने कहाँ तक बढ़ाना है आपको, 2,50,000 तक। तो 1,80,000 की ज़मीन और उसकी नई कीमत कितनी है, 2,50,000। 1,80,000 का 2,50,000 यानी 70,000 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 70,000 क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो संपत्ति में जब भी वृद्धि होती है तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। इसके लिए उसको पूर्ण मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे। जमा पक्ष में जमीन खाता करके कितनी वृद्धि हुई है, 70,000 की। तो जितनी वृद्धि हुई है तो सिर्फ वृद्धि की रकम लिखेंगे, कितना, 70,000। इसके बाद मकान की कीमत 50,000 से बढ़ानी है, यानी ऑलरेडी मकान के अंदर 50,000 जो वृद्धि हो रही है वो आपको दी गई है। तो फिर विद्यार्थी को 3 लाख और 50,000 के बीच का अंतर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 50,000 वृद्धि की रकम डायरेक्ट दी गई है। तो वृद्धि हो रही है यानी लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है, इसके लिए पूर्ण मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे मकान खाता करके रकम लिखेंगे अपने 50,000। यहाँ लिखेंगे 50,000। जब भी संपत्ति में वृद्धि होती है तो पीढ़ी को लाभ होता है। लाभ होता है, इसके लिए पूर्ण मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे। दूसरा समायोजन देखो तो लिखा हुआ है यंत्रों की कीमत 80,000 तक घटाई है। ऊपर अपने देखेंगे तो आर्थिक चिट्ठे में यंत्र कितना दिया है, 1,20,000। 1,20,000 का कितना हो रहा है रकम, 80,000। तो 1,20,000 का 80,000 हुआ, यानी क्या हो रही है, कमी। कितनी कमी हो रही है, 40,000 की कमी हो रही है। तो पीढ़ी को क्या होगी, हानि होगी। इसके लिए पूर्ण मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे यंत्र खाता करके रकम लिखेंगे, कितनी कमी हो रही है, 40,000 की। तो यहाँ लिखेंगे 40,000। ओके, संपत्ति में जब भी कमी हो तो पूर्ण मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे। तीसरा समायोजन देखेंगे तो विनियोग की कीमत 30% तक घटाई। तो विनियोग आपको दिया गया है, सवाल के अंदर देखेंगे तो विनियोग दिया कितना है, 40,000। कितना है विनियोग आपके पास में, 40,000। कितनी कमी करनी है, 30% घटाना यानी कमी। तो 40,000 का 30% किया तो कितना आया, 12,000। तो कमी हो रही है, कमी हो रही है तो पूर्ण मूल्यांकन खाते के कौन से पक्ष में लिखेंगे, उधार पक्ष में। यंत्र खाता करके विनियोग खाता करके लिखेंगे 12,000। विनियोग खाता करके रकम आएगी 12,000। चौथा समायोजन है
देनदारों पर 20% डूबत ऋण अनामत और 5% देनदार बट्टा अनामत का प्रावधान कीजिए। तो संपत्ति लेना की तरफ अपने देखेंगे तो देनदार आपको कितना दिया गया है 50,000। तो देनदार की रकम आपके पास में कितनी है 50,000। सबसे पहले क्या करना है 20% डूबत ऋण अनामत करना है। तो 50% का 20% करेंगे तो कितना आएगा 10,000। 10,000 क्या हुआ डूबत ऋण अनामत। 50,000 के देनदार थे, 10,000 डूबत ऋण अनामत, तो बचा कितना देनदार आपके पास में 40,000 का। इस 40,000 पर क्या करना है आपको 5% देनदार बट्टा अनामत का प्रावधान करना है। तो 40,000 का 5% करेंगे तो कितना आएगा 2,000, यानी डूबत ऋण अनामत की रकम कितनी हुई 10,000, देनदार बट्टा अनामत की रकम कितनी हुई 2,000। तो कमी हुई किसके अंदर संपत्ति के अंदर। तो पुनर्मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे डूबत ऋण अनामत खाता करके कितना लिखेंगे 10,000 और उसके नीचे देनदार बट्टा अनामत खाता करके लिखेंगे कितना 2,000। यहाँ विद्यार्थियों को खास ध्यान रखने का है कि यदि आपको जब भी आपको आर्थिक चिट्ठा दिया गया हो और देनदार के अंदर डूबत ऋण अनामत की रकम दी हो, तो लास्ट जो मेरे लेक्चर में आपको सिखाया तो यहाँ पर एक फॉर्मेट तैयार करते हैं डूबत ऋण अनामत स माइनस डूबत ऋण अनामत क। स और क का फॉर्मेट कब बनेगा जब ऑलरेडी आपको आर्थिक चिट्ठे के अंदर देनदार में से डूबत ऋण अनामत की रकम दी हो तब। परंतु यहाँ पे कच्ची तलपट में किसी भी प्रकार का डूबत ऋण अनामत दिया गया नहीं है, सिर्फ समायोजन के अंदर है। इसके लिए पुनर्मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में डूबत ऋण अनामत करके डायरेक्ट रकम बाहर लिखेंगे कितना 10,000। देनदार बट्टा अनामत की जो रकम होती है वो डायरेक्ट बाहर जाती है 2,000। ओके, उसके बाद आपको कहा हुआ है कि 15,000 के स्टॉक की कीमत में 20% क्या करनी है कमी करनी है। तो संपत्ति लेना की तरफ देखेंगे तो स्टॉक आपको कितना दिया है बेटा 35,000। 35,000 के स्टॉक में से सिर्फ 15,000 के स्टॉक में क्या करना है 20% कम करना है, यानी 15,000 का जो स्टॉक है उसमें 20% की क्या करनी है कमी करनी है। तो 15,000 का 20% किया तो कितना आया बेटा 3,000, यानी आपकी संपत्ति में कमी कितनी हुई 3,000। तो पुनर्मूल्यांकन खाते के कौन से पक्ष में आएगा उधार पक्ष में। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक खाता करके रकम आएगी 3,000। जितना कमी होता है उस कमी की रकम आपको पुनर्मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में लिखना है। उसके बाद का नेक्स्ट समायोजन जो है वो है 20,000 के लेनदारों को अब रकम चुकानी नहीं है। तो लेनदार आपके लिए क्या है दायित्व है। कौन सा दायित्व है चालू दायित्व। तो दायित्व के अंदर क्या हो रही है कमी हो रही है। कमी कैसे पता चला क्योंकि लेनदार को कितना चुकाना था आपको 1,70,000, कितना चुका रहे हैं आप 20,000 कम चुका रहे हैं। कम चुका यानी क्या हुई कमी। तो लेनदार को जब कम चुकाते हैं तो आपको क्या होता है लाभ होता है। लाभ होता है इसके लिए पुनर्मूल्यांकन खाते के कौन से पक्ष में लिखेंगे जमा पक्ष में। तो जमा पक्ष में अपने लेनदार खाता करके जितनी रकम नहीं चुकाई है यानी कमी हुई है उतनी रकम लिखेंगे। कितनी रकम है 20,000। ध्यान रखो लेनदार के अंदर मोस्ट ऑफ सवाल के अंदर कमी दी होती है। तो लेनदार में कमी होती है तो आपको लाभ होता है, इसके लिए पुनर्मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में उसको लिखा जाता है। अगला जो समायोजन है वो है 3,000 का खर्च चुकाना बाकी है यानी अदद खर्च है और 2,000 अप्राप्त आय का लेखा करना बाकी है। तो फॉर्मेट के अंदर चुकाना बाकी खर्च पुनर्मूल्यांकन खाते के कौन सी तरफ आता है उधार पक्ष में। तो यहाँ लिखेंगे अदद खर्च या चुकाना बाकी खर्च खाता करके कितनी रकम चुकानी बाकी है आपको 3,000। तो यहाँ रकम आएगी आपकी कितनी 3,000। और अप्राप्त आय का मतलब होता है मिलनी बाकी आय जो अपने लिए लाभ होता है। इसके लिए पुनर्मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे मिलनी बाकी आय खाता या फिर अप्राप्त आय खाता करके रकम आपको दी गई है 2,000। विद्यार्थी मित्रों यहाँ पे भी खास ध्यान में रखने का कि जब भी कच्ची तलपट के अंदर आपको अदद खर्च दिया हो या फिर संपत्ति लेना की तरफ अप्राप्त आय दी हो तो खर्च और आय के अंदर कमी वृद्धि करने का नहीं। जो समायोजन के अंदर रकम दी हुई है चुकाना बाकी खर्च की या फिर मिलनी बाकी आय की, तो चुकाना बाकी खर्च हो तो पुनर्मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में लिखें और अप्राप्त आय या मिलनी बाकी आय हो तो पुनर्मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिखना है। तो यहाँ अपने समायोजन पूरे होते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता यानी लाभानी समायोजन खाता सिर्फ और सिर्फ एंट्री किसकी करनी है आपको
समायोजन की एंट्री करनी है। समायोजन की सभी असर अपने कर चुके हैं। अब इस खाते को अपने क्या करेंगे, बंद करेंगे। बंद करते समय खास ध्यान रखना है, सबसे पहले अपने जमा तरफ का टोटल करेंगे। तो यहाँ का टोटल हुआ 1,42,000। इस 1,42,000 में से उधार की रकम हमने क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इस तरफ डिफरेंस आएगा। यहाँ जो डिफरेंस आता है उसको अपने कहते हैं लाभ। उधार पक्ष में अंतर आने वाले को लाभ कहते हैं। लाभ को अपने कौन से खाते ले जाते हैं, साझेदार के पूंजी खाते। यहाँ लिख देंगे अपने साझेदार के पूंजी खाते, या फिर लाभ करके भी आप वितरित कर सकते हो। अब आपके पास सवाल के अंदर कितने साझेदार हैं, 3 साझेदार हैं, राजेश, पुष्पा और प्रतिभा। ध्यान रखें, पुनर्मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में जो लाभ आए या फिर जमा पक्ष में जो अंतर आए या हानि आए, तो लाभ और हानि को हमेशा साझेदारों के बीच में पुराने अनुपात में बांटा जाता है। कौन से अनुपात में बांटेंगे, अपने पुराने अनुपात में। तो पुराने अनुपात में इसको बांटेंगे। अपने नाम लिखेंगे, राजेश, पुष्पा और क्या नाम दिया है आपको, प्रतिभा। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिभा। तीनों के बीच में अनुपात में क्या करेंगे, इसको बांट देंगे। बांटने पर जो रकम आएगी वो रकम आएगी आपकी, कैसा बांटा जाता है, तो जैसे यहाँ पे डिफरेंस आया कितना, 70,000। 1,42,000 जो रकम थी उसमें से ये रकम सभी घटाया तो डिफरेंस आया आपका कितना, 72,000। कितना डिफरेंस आया, 72,000। 72,000 को अपने कौन से अनुपात में बांटना है, 2:3:1 में। जिन विद्यार्थियों को बांटना नहीं आता वो खास ध्यान रखेंगे। रकम कितनी है अपने पास, 72,000। पहले का भाग कितना, 2। कुल भाग कितना, 3 2 5 और 1 6। इसी प्रकार दूसरे का 72,000 गुणे दूसरे का भाग कितना, 3। कुल भाग से भाग करना है आपको। तीसरे का 72,000 गुणे 1/6। तो इस प्रकार बांटेंगे तो रकम आएगी अपना कितना, 24,000, 36,000 और इसकी रकम आएगी कितनी, 12,000। ये 24, 36 और 12 को अपने क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ लिखेंगे 24,000, यहाँ लिखेंगे 36,000 और यहाँ लिखेंगे 12,000। एक खास ध्यान रखो, जब भी आपको लाभ और हानि को बांटना है तो हमेशा सवाल के अंदर दिए गए पुराने अनुपात में ही लाभ और हानि को क्या करेंगे, वितरित करेंगे। टोटल कर देंगे तो यहाँ का भी टोटल भी हो गया 1,42,000। तो इस प्रकार अपना पुनर्मूल्यांकन खाता सिर्फ समायोजन की असर देने से तैयार हो जाएगा। लाभ और हानि को अपने क्या कर देंगे, वितरित कर देंगे।